नए दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। पिछली क्लास में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1995 तक के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने कृषि और कृषि के बाद में भूमि सुधार हमने इसमें किया था। आज हम 1950 के बाद हुई हरित क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देख लाइक शेयर करना न भूलें, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हरित क्रांति। भारत की आज़ादी के बाद भारतीय लोगों के सामने जहां सबसे पहले भूमि सुधार की समस्याएं थी, वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या उभर के सामने आई वो ये थी कि भूमि सुधार हो जाने के बावजूद भारतीय लोग जो है वो अपनी कृषि को व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास जो है वो कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। जैसे कि उच्च किस्म के बीज उनके पास उपलब्ध नहीं थे, बीजों के लिए वे इधर उधर घूम रहे थे। दूसरा जो है वो भूमि की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी अभी तक, क्योंकि ज़मीन बिल्कुल कच्ची थी और उस पर जो है वो प्रारंभ किया गया था कृषि। इसलिए तो उन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए और बड़ी मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो है वो शुरू की गई थी हरित क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं हरित क्रांति। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिक संख्यक किसानों के पास आधारित संरचना का भी नितांत अभाव था। आधारित संरचना जैसे कि विद्युत, उन्नत किस्म के हल या यंत्र नहीं थे, उर्वरक नहीं थे, बीज नहीं थे। तो भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी। के लिए जो है वो सिंचाई के साधन बहुत अधिक कम मात्रा में उपलब्ध थे, इसलिए अधिकतर लोगों की निर्भरता रहती थी कृषि पर। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी। यदि मानसून का स्तर कम होता तो किसानों की कठिनाइयां होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई उपलब्ध न थी। यह सुविधा बहुत कुछ किसानों के पास ही थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज यानी कि HYV के प्रयोग से है। विशेषकर ये गेहूं और चावल दो के बारे में जो है वो मोस्टली इसका प्रयोग हुआ और इसका लाभ मिला। गेहूं और चावल दो के लिए सर्वाधिक लाभ मिला था किससे? हरित क्रांति से। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशकों तथा निश्चित जल आपूर्ति की भी आवश्यकता हमेशा बनी रहती थी कि ये हमारे पास उपलब्ध हो तो हम हमारी कृषि को बेहद आसानी से कर सकते थे। इन आगतों का सही अनुपात में होना चाहिए महत्वपूर्ण था। बीजों का अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय साधनों की भी आवश्यकता थी। हमारे पास साधन नहीं थे। उर्वरक, बीज अगर आपको उपलब्ध भी करवा दिए जाएं और आपके पास अगर धन नहीं है तो आप उनको खरीद नहीं पाएंगे, ये भी समस्या थी। तो यहाँ हरित क्रांति के जो है वो हमारे 2 चरण दिए हुए हैं। इन 2 चरणों के अंतर्गत हम हरित क्रांति का अध्ययन करते हैं। तो आपके इस अध्याय में 2 चरण दिए गए हैं, दोनों चरणों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पहला जो चरण आता है वो चरण इसका आता है 1960 से 1970 के दशक के मध्य। इस समय में क्या हुआ? इस समय में जो है वो उच्च किस्म के बीजों का यानी कि HYV बीजों का प्रयोग हुआ, जो पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। हरित क्रांति का द्वितीय चरण आता है 1970 से लेकर 1980 के दशक में, यानी कि 1970 से 1980 इन 10 वर्षों में जो है वो द्वितीय चरण आता है।
इस चरण में HY बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को इसका लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। भारत अभी तक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका पर निर्भर था और अमेरिका हमेशा ही कोई न कोई शर्त लगा भारतीयों का शोषण किया करता था। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। आपके पास 100 चीज़ है और 100 की 100 चीज़ अगर आप अपने घर पे प्रयोग कर लेते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपके पास 100 थी, 100 में से आप 50 का प्रयोग कर लेते हैं और 50 चीज़ें जो है वो आप बाजार में बेच देते हैं, तो अगर 50/50 है तो उस स्थिति में अर्थव्यवस्था पर जरूर फर्क पड़ने वाला है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणन अधिशेष कहलाता है। परिभाषा है, इसे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, आप जो है उसे नोट कर लीजिएगा कि किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आ गई। जब कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई, अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत अधिक लाभ हुआ, क्योंकि वे अपने धन को अब खाद्य पदार्थों के अलावा अपनी अन्य सुविधाएं जुटाने में भी खर्च करने लगे। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना रही थी, जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय इनका प्रयोग किया जा सके। यानी कि अगर भविष्य में अकाल पड़ता है तो उस स्थिति में क्या होगा, सरकार इन का प्रयोग कर सकती थी, इन स्टॉक का प्रयोग कर सकती थी भोज्य उपलब्ध करवाने के लिए। यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह से निरापद नहीं है। एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं, संभावनाएं बढ़ गई, क्योंकि आप बड़े कृषक हैं, मैं छोटा कृषक हूं। आप उर्वरक, कृषि से जुड़े यंत्र बहुत ही आसानी से खरीद सकते थे, परचेज कर सकते थे। लेकिन मैं छोटा किसान हूं, इसलिए मैं सीमित मात्रा में जो है वो इनका खरीदारी करने में सक्षम था, चाहे वो यंत्र थे, बीज थे या उर्वरक थे। इसलिए बड़े किसानों और छोटे किसानों में निश्चित रूप से इस तरह की असमानताएं बनना संभव था। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएं होती हैं। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों को की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये अधिकांश सत्य साबित नहीं हो पाई, केवल भावनाएं या मिथ्या ही ये बातें रहेगी, क्योंकि सरकार ने जो छोटे किसान थे या मंझले किसान थे उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा दी थी। यहाँ वित्त की सहायता उन्हें दी गई थी ताकि वे भी बड़े किसानों से पीछे नहीं रहें। इसलिए सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर ही प्राप्त होने लगी, क्योंकि उनकी पैदावार धीरे धीरे बढ़ती गई, इसलिए वे निश्चित रूप से उस स्थिति तक पहुंच गए। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसल की बर्बादी का कारण थे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते तो इस हरित क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिल पाता। छोटे किसान यहाँ अपेक्षाकृत उतने मजबूत नहीं हो पाते जितने कि उन्हें मजबूत होना चाहिए था। इसलिए अगर हम कहें तो हरित क्रांति हमारे लिए लाभदायक साबित हुई।
क्योंकि इसकी जो कमियां थी उनको सरकार ने बहुत ही बेहतर ढंग से हल किया था और हल करने के कारण ही ये कमियां उभर कर सामने नहीं आ पाई, उनका निदान हो गया और सभी किसानों को यहाँ लाभ मिला। कमेंट द्वारा बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।